चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने टीएमवी का पूरा डिटेल पढ़ लिया था, टोबैकोमोजेक वायरस कैसे होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इसका मतलब प्लांट के अंदर ये कैसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो पादप विषाणुओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस, कोई भी प्लांट वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कैसे वो गुणन करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस, ठीक है। तो प्लांट वायरस के एग्जांपल में हमने टोबैकोमोजेक वायरस को पढ़ लिया। उसके अलावा भी कोई भी वायरस प्लांट के अंदर कैसे घुसता है और कैसे मल्टीप्लाई करता है उसको देखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी पौधे में जो वायरस है उसका जो वाहक होता है वो कुछ कीट होते हैं ना, मतलब वेक्टर्स के थ्रू ये जाता है, वेक्टर्स के थ्रू पौधों के अंदर ये एंट्री करता है, कौन, वायरस। तो अगर आप वायरस की हिसाब से उनके वाहक होते हैं कीट वाहक, ठीक। तो पादपों में विषाणु का प्रवेश वाहक कीटों अथवा कोशिकाओं के चोटिल हो जाने के कारण भी होता है। कोशिकाओं का चोटिल हो जाना मतलब जैसे ये बेचारा प्लांट ऐसे खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तने वने निकले हुए हैं बढ़िया ऐसे, ठीक, और पत्ती वत्ती सब है, ये प्लांट अच्छा हरा भरा खड़ा है, किसी वजह से आपका मूड ऑफ है, डांट पड़ गई, ठीक है, चलते चलते जा रहे हैं और बेचारे का ये डंगाली को सब पकड़ के खींच दिए, तो हमारा तो मूड अच्छा हो गया, खींच दिए, फिर उसको ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, लेकिन बेचारे पौधे को क्या होगा, अपने यहाँ से इसको खींच दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो भाग है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, वो कटता है ना, आप देखिए ना तने को खींच के, तो उसका जो ऊपर का लेयर है यहाँ पर का जो एपिडर्मिस का, वो लेयर कैसे हो गया, हट गया। तो इस तरह से पौधे को भी कभी भी कोई चोट लगती है, आपने खींचा, या जो जानवर होते हैं जो चरते रहते हैं, गाय बकरा है ना, आधा खा के छोड़ दिया, तो ऐसा कोई भी पार्ट अगर पौधे का भी अगर ऊपर आ जाता है जहाँ पर से उनकी ऊपर की लेयर हट जाए, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, पौधे चोटिल हो गए, उनको भी चोट लग गई। ऐसे स्थान पे भी जो वायरस है यहीं से एंटर कर लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर की जो लेयर है ना, जो सेल वॉल है, हमने पढ़ा है ना, प्लांट सेल के पास क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है, ऐसे ये सेल वॉल होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे करके हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है, और वो टफ होती है, उसको सेल वॉल को क्रॉस करके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी वजह से ये सेल वॉल ऐसे टूट गया है, हट गया है, तो इजीली यहाँ पर क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकता है। तो दो तरह से वायरस पौधे के अंदर जा सकता है, पहला तो किसी वाहक के द्वारा, कोई जो उसका वाहक कीट है अगर वो यहाँ पे आके बैठा है और अंदर वेस्ट या वायरस को जा सकता है। दूसरा, अगर पौधा चोटिल है, किसी वजह से वहाँ पर चोट लगी है, उनकी ऊपर की लेयर हट गई है, तब क्या हो जाएगा, वायरस इनके अंदर घुस जाता है ना। जब पौधों को चोट लगती है तो परपोषी कोशिका, इसको परपोषी बोलते हैं, कोशिका में भित्ति कहीं कहीं पर फट जाती है। इसके पश्चात विषाणु जो है वो प्लाज्मा कला को घोलता हुआ कोशिका द्रव्य में प्रवेश करके केंद्रक में प्रवेश कर जाता है। अगर ये जो सेल वॉल है ये हट गया, तो यहाँ पर जो इसका मेम्ब्रेन होगा, जिसको प्लाज्मा कला बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसको ऐसे छेद करता हुआ वायरस अंदर घुसता है और सीधा कहाँ पर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो वायरस यहाँ एंटर करते हुए सीधा न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक। फिर क्या होगा, देखिए, इस प्रोसेस में कोई भी लाइसोसोमल एंजाइम होती है, वो हेल्प करती है, लाइसोसोमल एंजाइम इसको खोल देती है, इसको सेल मेम्ब्रेन को, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी खोल देती है, तो वायरस सीधा सीधा एंटर कर जाता है, ठीक। तो कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने के बाद विषाणु का प्रोटीन कैप्सिड पृथक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आरएनए स्वतंत्र हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है, क्या होता है, देखिए, ये आपको मान लीजिए प्लांट का बड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, यहाँ ऐसे घुसा वायरस है ना, इससे का है, मान लीजिए वायरस है, तो इसके पास अंदर एक होता है इसका जेनेटिक मटेरियल और इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, वायरस के लिए हमने यही बड़ा हुआ है ना। और ज़्यादातर हमने देखा हुआ है कि जो प्लांट के वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है ना। हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ज़्यादातर केस में, हमेशा नहीं बोलेंगे पर मैक्सिमम प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो जैसे ये अंदर इसके सेल के अंदर आता है, तो क्या होगा, ये ऊपर की लेयर है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ये कैप्सोमियर कहते हैं,
ये पूरा ऐसे एंजाइम के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब ये जो आरएनए बचा ये सीधा किसके अंदर चले जाता है, इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर। ये प्लांट सेल का ये न्यूक्लियस है, तो ये जो आरएनए है ये ऐसे मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। फिर क्या करेगा देखिए, तो जिसके फलस्वरूप आरएनए स्वतंत्र हो जाता है तथा कोशिका द्रव्य से केंद्रक में प्रवेश कर जाता है। ये इसने केंद्रक के अंदर ये आरएनए ये प्रवेश कर लिया। केंद्रक के अंदर पुनरावृत्ति के कारण पहले डीएनए का निर्माण करता है। अब देखो जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए है, लेकिन आरएनए से कुछ नहीं होगा। ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है ये क्या करेगा, आरएनए से पहले डीएनए बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, आपने पहले पढ़ा होगा। एक्चुअल में प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस है ना। इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा मतलब यही सबसे ज्यादा सच है। जैसे हमारे अंदर भी जो डीएनए है, जब भी उसे प्रोटीन बनना होगा तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे हिंदी में। और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा, हमारे डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे अंदर डीएनए है हर सेल में, इस डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है इसका पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए में, और आरएनए से वो ट्रांसलेट होता है किसमें, प्रोटीन में। अब जो जीव है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जैसे हमारा वायरस, थोड़ा सा पानी हो तो है मैं चौक का वो खा गई। ठीक है, तो हमारा जो वायरस है उससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल थैंक यू। तो हमारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आरएनए से सीधा प्रोटीन बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, आरएनए से पहले डीएनए बनाना पड़ेगा, और आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स उल्टा चल रहा है, ठीक है, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा। डबल काम करना पड़ता है। जिनके भी पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, फिर उस डीएनए से फिर आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये जो काम है कौन सा काम, आरएनए से डीएनए बनना और डीएनए से फिर आरएनए बनना, ये इतना काम कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके बाद डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रारंभ होता है और इस प्रकार सैकड़ों विषाणु जीनोम आरएनए बन जाते हैं। ठीक है, तो अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आपको आरएनए का मल्टीपल कॉपी बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये आरएनए बना, फिर ये आरएनए इस तरह से न्यूक्लियस से बाहर आएगा और ये जो इसका डीएनए बना, इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा कि क्या बनाने का, इन सब के लिए इस तरह से प्रोटीन का कवरिंग, कैप्सिड बनाने का इंफॉर्मेशन ऐसे आता है। तो जितने आरएनए बनने उन सब के ऊपर फिर ऐसे कवरिंग लगते जाती है, और उसके बाद जब ये पूरा सेल जो है इस तरह से वायरस से भर जाएगा। देखो, एक वायरस ने अटैक किया और उसकी मल्टीपल कॉपी इसके अंदर बन गई, तो जैसे बहुत सारा वायरस इसके अंदर बन जाएगा, फिर ये ऐसे फटता है, जो सेल होगा ये कोशिका होगी ऐसे खुल जाएगा और सभी वायरस यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रकार कैप्सिड के प्रोटीन का निर्माण न्यूक्लियोलस पर होता है, अंत में यह क्रिया कोशिका द्रव्य पूर्ण होती है। विषाणुओं में गुणन हो जाने के पश्चात, एक बार ये गुणन हो गया तो दो कंडीशन है, या तो ये पूरा यहीं रह जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरे कोशिका को खत्म कर देगा, खत्म करता ही है। यहाँ पर ये पूरे सेल में ना वायरस पूरा भर जाएगा, मतलब घाव टाइप का वो कर देगा, घाव में ही रह जाते हैं। कभी कभी विषाणु जाइलम तथा फ्लोएम में पहुंच जाते हैं और रसारोहण क्रिया द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में भी पहुंच जाते हैं। तो ये सेल को तो इन्फेक्ट करेगा ही, यहाँ से बाहर निकल के पौधे के ये जाइलम में पहुंच जाएगा और फ्लोएम में भी पहुंच जाएगा। जाइलम और फ्लोएम की पूरी कोशिका यहाँ से वहाँ तक पूरी फैली होती है। एक बार ये निकल के जाइलम और फ्लोएम में पहुंच गया तो पूरे प्लांट में क्या हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस को आपको याद रखना है। ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। कैसे कैसे होता है इसको याद, ठीक है, समझ आए, इतना क्लियर है सबको।
चलिए इसके बाद हमको पढ़ना था सिम्टम्स। इसके बाद हमको पढ़ना है सिम्टम्स, मतलब अगर किसी पौधे को बीमारी हो जाए, अगर किसी पौधे को बीमारी हो जाए तो उसके लक्षण क्या होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे? सूख जाएगा। बहुत सारे लक्षण हैं। इसको मैं आपको ना डायग्राम के साथ बताऊंगी, प्रोजेक्टर में पढ़ाऊंगी किसी दिन। ये आपके प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है। प्रैक्टिकल में भी हम लोग डिसीज लिखे हैं ना, क्या क्या लिखे हैं प्रैक्टिकल में? किसी ने कॉपी बनाया? यस मैम। बन गया? ठीक है, तो हमने कॉपी में वायरस की डिसीज, बैक्टीरिया की डिसीज और फंजाई की डिसीज लिख ली है। डिसीज के बाद हमको उसके लक्षणों को भी लिखना है कि हम कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर किसी प्लांट को वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उनकी क्या क्या लक्षण हमको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी में भी है आपको और प्रैक्टिकल में भी है। इसको मैं आपको किसी दिन प्रैक्टिकल वाली क्लास में प्रोजेक्टर के साथ बताऊंगी, क्योंकि जैसे मैं आपको अभी अब बताऊंगी मोज़ेक डिसीज या वेन प्लेगिंग, तो ऐसे समझ नहीं आएगा। उसका डायग्राम देखते रहेंगे तब वो समझ आएगा। ठीक, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग इसका नेक्स्ट हेडिंग है उसको पढ़ते हैं। ये है आपका ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट का वायरस कैसे ट्रांसमिट करता है? ट्रांसमिशन मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। ठीक है, बीच का जो छूटा है वो प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, तो उसको एक साथ करेंगे। उसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखोगे और मैं आपको डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगी, सिलेबस को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो ट्रांसमिशन मतलब जो पौधों के जो विषाणु हैं उनका संचरण कैसे होगा। तो पौधों में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगी पौधों से स्वस्थ पौधे पर विभिन्न साधनों द्वारा पहुंचते हैं, इसी को ट्रांसमिशन कहेंगे। ट्रांसमिशन या संचरण मतलब क्या हुआ, एक प्लांट अगर इन्फेक्ट हो गया किसी वजह से, है ना, किसी कीट के द्वारा अगर इन्फेक्ट हो गया तो वो हेल्दी प्लांट में कैसे पहुंचेगा। जैसे ये बहुत तेजी से फैलता है ना वायरस, आप जान रहे हैं, कोविड को देखा हुआ है आपने, है ना, इसलिए दूरी बना के रखने बोलते थे कि अगर आपने जहाँ पर कोविड वाले ने छुआ है, अगर आपने भी वहाँ छू लिया तो वायरस बहुत तेजी से फैलता है, इन्फेक्शियस होता है। आपने सर्दी खांसी का भी देखा होगा, अगर आपके सामने किसी ने आग छी करके छींक दिया तो 80 या 70% चांस है कि आपको भी वो होगा, क्योंकि छींकते हैं तो बहुत सारा वायरस का कण उसमें निकलता है ना, इसलिए मास्क वगैरह लगा के या हैंकी करके छींकना चाहिए। ठीक, तो पौधों में कैसे फैलेगा, पौधे भी छींकते हैं क्या? देखिए किसी कभी किसी पौधे को छींकते नहीं, छींक सकते ना। इनमें ट्रांसमिशन के अलग अलग तरीके होते हैं, तो कौन कौन से तरीके होते हैं देखते हैं। चलिए, सबसे पहला तरीका होता है बाय सीड्स, बीज के द्वारा। बाय सीड्स, बीज के द्वारा ये फैल सकते हैं। तो बीज के द्वारा कैसे फैलेंगे, तो देखिए अधिकतर जो मोज़ेक विषाणुओं का जो संचरण होता है, मोज़ेक मतलब जो हमने पढ़ा है ना, आपने भिंडी का पढ़ा है, से पढ़े ना, वेन मोज़ेक डिसीज ऑफ लेडीज फिंगर, है ना, भिंडी का जो पीला वाला जो रोग होता है, ठीक, तो उसको मोज़ेक रोग कहते हैं। तो ज़्यादातर जो मोज़ेक रोग है वो उस फैमिली में होता है, लेग्यूमिनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, मतलब खीरे में होगा, भिंडी में मिलेगा, मालवेसी फैमिली में मिलेगा, दालों वाली फैमिली में मिलेगा। इसमें बीज के द्वारा फैलता है, बीज में इन्फेक्शन रहेगा वायरस का, ठीक है, और उससे वो पूरे पौधे में हो जाता है। ये इन्फेक्टेड प्लांट है, मान लीजिए इन्फेक्टेड प्लांट है, इसमें फल लगा, इस फल के बीच में वो वायरस है। अब इस बीज को अगर आप दोबारा पौधा लगाने के लिए यूज करोगे, बात नहीं, इस बीज को अगर आप दोबारा पौधा लगाने के लिए यूज करोगे तो इस बीज से जो नया पौधा बनेगा वो भी पूरा क्या रहेगा, इन्फेक्टेड रहेगा। दूसरा है बाय सॉइल, मिट्टी के द्वारा फैलेगा, बाय सॉइल, मिट्टी के द्वारा फैलेगा। तो मिट्टी के द्वारा कैसे फैलेगा, देखिए आलू, जई, गेहूं और तंबाकू के मोज़ेक वायरस फसल काटने के बाद रोगग्रस्त पौधे से विभिन्न अंगों सहित मिट्टी में पड़े रहते हैं। मिट्टी में उपस्थित यह विषाणु नए तथा स्वस्थ पौधों पर आक्रमण कर उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। तो जैसे कोई पौधा है, जैसे आलू वगैरह का ही है, आप जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं नीचे से, या गेहूं हो गया या तंबाकू हो गया जिसमें वायरस का रोग लगा हुआ है, उसको निकालने के समय, उसको फसल काटने के समय जब हम करते हैं तो क्या होता है, जैसे आप इसको काट रहे हो उस फसल को, है ना, तो इसका जो वायरस है ना वो नीचे आके ऐसे मिट्टी में पड़ा रहता है बहुत दिन तक। आलू तो नीचे ही लगता है मिट्टी के, तो अगर आप इसको निकाल रहे हो, ये कट गए या किसी वजह से इसके जो वायरस है मिट्टी में आ गए, तो ये बहुत दिन तक मिट्टी में पड़े रहते हैं।
और जैसे यहाँ पर आपसी आप एक नया पौधा लगाएंगे तो मिट्टी से ये क्या हो जाते हैं, पौधे में आ जाते हैं। तो वायरस जो है वो मिट्टी से भी फैल सकता है, बाय सॉइल। ठीक है। तीसरा है बाय कांटेक्ट। तीसरा है बाय कांटेक्ट, संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा भी ये फैल सकता है। तो कैसे फैलेगा देखिए, विषाणुओं का संचरण रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे के संपर्क में आने अथवा स्वस्थ पौधे का रोगी के साथ रगड़ खाने के स्वरूप होता है। अगर आप एक इन्फेक्टेड प्लांट और दूसरा अनइन्फेक्टेड दोनों अगर आसपास रख दिए एक दूसरे से ऐसे वो रगड़ा गया तो भी क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। तंबाकू में जनरली किसानों के हाथों के संपर्क द्वारा होता है। जैसे अगर तंबाकू का पौधे है उसका पत्ती कलेक्ट कर रहे हैं और इन्फेक्टेड प्लांट को किसी किसान ने छुआ हुआ है खेत में और जाके अगर वो तुरंत दूसरे हेल्दी प्लांट को अगर छुएगा तो वहाँ भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो संपर्क में आने से भी फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है बाय इंसेक्ट्स, कीटों के द्वारा। ये तो सबसे कॉमन है, इंसेक्ट से फैलता ही है, कीटों के द्वारा। चौथा तरीका क्या है, इंसेक्ट्स के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति में साधारणतः विषाणु का संचरण अनेक कीटों जैसे कि एफिड्स हो गया, व्हाइट फ्लाई मतलब सफेद मक्खी, स्केल कीट, लीफ हॉपर जो ग्रीन कलर का दिखता है ना, जो जाके पत्तियों पर बैठता है, इनके द्वारा होता है। तो बहुत सारे मक्खियां हैं और ये सब है, इनसे होता है। ये कीट पौधे से अपना भोजन चूस कर प्राप्त करते हैं। अधिकतर फसलों पर कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। एक जगह पे बैठे वहां से वो जाइलम से ना अपना वो लेते हैं। कई जो कीट होते हैं, देखो जो फूल के ऊपर आते हैं वो तो अलग रहते हैं, है ना, वो वहां से कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं वो, तो वो तो पॉलिनेशन कराते हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, मतलब परागण कराते हैं ना, परागण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ कीट होते हैं जो पौधे के ऊपर बैठ के उसका रस लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम को वो चूसते हैं। तो अगर एक पौधा जिसने एक कीट जिसने एक पौधे से वो चूसा, उसके बाद जाके अगर वो दूसरे पौधे पे बैठेगा स्वस्थ वाले पे, तो यहाँ से वो वायरस को कैरी करके दूसरे में भी क्या कर सकता है, पहुँचा सकता है। ठीक है, तो कौन ये काम करते हैं, जैसे आपकी सफ़ेद मक्खी हो गई, लीफ हॉपर हो गया, एफिड्स हो गए, ये सब ये वाला काम करते हैं। इनको वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर मतलब हर वो चीज़ होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। तो ऐसे कीट जो विषाणुओं का संचरण करते हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है टमाटर का, टोमेटो में लीफ कर्ल विषाणु रोग, लीफ कर्ल वायरस डिसीज। ठीक है, ये वेसिलिया वेकी एक वेक्टर है, उसके द्वारा होता है। इसके अलावा केले का बंची टॉप रोग भी होता है। सनहैम में फिल्लोडी नामक रोग होता है। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वेक्टर के द्वारा ही होते हैं। जो सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खियाँ ये भिंडी, मिर्च और मूंग में विषाणुओं को फैलाती हैं। ठीक है, मक्का में भी विषाणु जो है वो एफिड्स द्वारा संचारित किए जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो किससे होती है, इंसेक्ट से होती है, विषाणु मतलब वेक्टर द्वारा होती है। इसके बाद हो गया अगला तरीका बाय ग्राफ्टिंग। पांचवा तरीका है बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग समझते हैं क्या होता है? ग्राफ्टिंग क्या होता है? अनेक प्रकार के पौधों में विषाणुओं का संचरण ग्राफ्टिंग द्वारा होता है। मतलब जब रोगी पौधे की कलम स्वस्थ पौधे पे लगाई जाती है तो विषाणु का संचरण हो जाता है। आपने जनरली गुलाब के पौधे में देखा होगा, एक कली को दूसरे कली से अगर उनको मल्टी कलर फ्लावर चाहिए रहता है तो ग्राफ्टिंग करते हैं। एक का तने को ऐसे इस डायरेक्शन में काटते हैं। कैसे काटते हैं? तने को ऐसे तिरछा ऐसे काटते हैं और दूसरे को भी इसी उसमें काट के क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ केमिकल लगाकर कुछ छिड़काव करके उसको अच्छे से बांध देते हैं। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये दो अलग अलग फ्लावर एक साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज हमको एक साथ एक फ्लावर में नजर आने लगती है। ज़्यादातर ये गुलाब में ही किया जाता है ग्राफ्टिंग का। ठीक है, तो अगर किसी भी पौधे को इस तरह से ग्राफ्टिंग का काम किया जा रहा है, एक पौधा अगर इन्फेक्टेड है वायरस से तो ग्राफ्टिंग से दूसरा पौधा भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये फैलता है। ठीक, इसके अलावा पोलन ग्रेन मतलब परागकणों से भी फैलता है, वेस्ट खरपतवारों से भी फैलेगा। मैकेनिकल मेथड मतलब यांत्रिक विधियों द्वारा भी फैलेगा। जैसे कि आलूओं को चाकू से काटकर बोया जाता है। जब कोई रोगी आलू चाकू से कटता है तो चाकू के ऊपर आलू के रस के साथ विषाणु भी चिपक जाते हैं
और जब इस चाकू से स्वस्थ आलू को काटा जाता है तो उसमें भी ये रोग फैल सकता है। मैकेनिकल मतलब जैसे कोई भी मशीन आप यूज़ कर रहे हो इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर, और उसी मशीन में फिर अगर आप हेल्थी प्लांट को भी इफेक्ट चलाओगे तो उनसे भी वायरस क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है ना, वायरस नॉन लिविंग का भी प्रॉपर्टी शो करता है। अगर कहीं पर वो वायरस पड़ा हुआ है तो वो हेल्दी को भी इन्फेक्ट कर सकता है जैसे ही वो उसके संपर्क में आएगा। ठीक, चलो, तो इतने सारे तरीके ये होते हैं। स्मोकिंग से भी फैल सकता है, देखिए लिखा है धूम्रपान करने वाले कृषकों द्वारा। तो तंबाकू का मोज़ेक वायरस तंबाकू की सूखी पत्तियों पर अनेक वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा नहीं कि पत्ती सूख गई है तो वायरस मर जाए, तंबाकू की पत्ती के ऊपर रहता है। इसके अतिरिक्त यह वायरस अधिक तापमान पर भी सच करता है, हाई टेम्परेचर पे भी वायरस जिंदा रहता है। तो खेतों में काम करने वाले किसानों की आदत बीड़ी अथवा सिगरेट पीने की होती है, जो बीड़ी अथवा सिगरेट पीकर जले हुए टुकड़ों को तंबाकू के खेत में फेंक देते हैं। ऐसा करने से बीड़ी अथवा सिगरेट के टुकड़ों के तंबाकू में उपस्थित वायरस का संचरण तंबाकू के खेतों में हो सकता है। मतलब अगर उसने इन्फेक्टेड लीफ को, जैसे बीड़ी पिया और उसका कुछ पोर्शन खेत में फेंक दिया, तो वहाँ से भी वो जो वायरस है वो हेल्दी प्लांट्स में क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक, तो इतने सारे तरीके हैं क्या होने की, इसको फेंकने के, फैलाने के वायरस के। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वायरस को कैसे बचा सकते हैं, और वो बताओ क्या क्या तरीका हो सकता है बचाने का। बताओ बताओ, आपको पता चला, आपने खेती की हुई है बहुत सारी, भिंडी लगाया हुआ है आपने, जैसे खराब हो उसको नहीं लगाना चाहिए। बीच में जनरली आपको पता नहीं चलेगा देख के। ऊपर अगर लगा है, मान ऊपर फंगस दिखता है, वायरस इन्फेक्शन कभी भी नहीं दिखता ना, वायरस का इन्फेक्शन ऊपर से कभी नहीं दिखता, फंगस बहुत क्लियर दिखता है, रेशे रेशे टाइप का दिखता है। इसको जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, आगे फंगस भी पढ़ना है अगले यूनिट में, तो जब उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगर किसी पौधे में या बीच में फंगस का इन्फेक्शन है बहुत क्लियर दिखता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। वायरस आपको दिखेगा नहीं, बस उसका लक्षण नजर आता है। जैसे अगर भिंडी को हो गया, भिंडी का पौधा अपने घर में लगाया हुआ है, अगर उसको बीमारी हो गई है तो वायरस आपको ऊपर नहीं दिखेगा, बस उसके लक्षण दिखेंगे। क्या लक्षण, कि वो पौधा पीला पड़ गया है। ठीक, तो बीज से हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन उसका लक्षण दिखेगा तो हम देख सकते हैं। आपके पास खेत है, आपने भिंडी का पौधा मस्त लगाया हुआ है, उसमें भिंडी फलने भी वाली है, तभी आपकी नज़र पड़ती है कि कुछ दूर पे दो चार जो पौधे हैं वो अचानक से अजीब से पीले पड़ गए हैं। मतलब क्या हुआ है, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया है। तो अब आप क्या करोगे, किसान की तरह सोचो, क्या करोगे, दवाई डालोगे और बस दवाई डालोगे, और क्या करते हैं बताओ, सबके घर में खेत है? नहीं, अरे घर में मतलब घर में कैसे खेत है, सबके पास खेत है ना, किसानी करते हैं ना। तो क्या करते हैं अगर ऐसा कुछ प्लांट मिलता है जो इन्फेक्टेड हो गया है, बस दवाई डालते हैं। हाँ? बोलो बोलो, जोर से बोलो। उखाड़ देते हैं, खाद डालते हैं। खाद तो बढ़ाने के लिए डालते हैं ना, उसका बीमारी से क्या लेना। खाद तो पहले डालते हैं ना कि वो अच्छे से बढ़े। हाँ? खा लिए क्या खा लिए, जैसे वो हो गया उसको, तो हो जाएगा फिर इन्फेक्शन। और हम लोग लेके खा लिए उसको बना के। चलो पहले कंट्रोल देखते हैं। तो इसका कंट्रोल क्या है, सबसे पहले देखिए, विषाणुओं द्वारा रोगग्रस्त पौधों को खेतों से उखाड़ कर जला देना चाहिए, सबसे पहला उपाय। जैसे ही दिखा कि कुछ पौधे इन्फेक्टेड है, अगर आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया तो वो बहुत तेजी से सारे पौधों में फैल सकता है। तो अगर ऐसा नजर आ रहा है कि उस किनारे पे दो पौधे या बीच में दो पौधे इन्फेक्टेड है, तो उसको बिल्कुल सफाई से उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं उखाड़ते हुए इधर उधर फैला दिए तो पूरा एकदम फैल जाएगा। एकदम उसको इत्मीनान से धीरे धीरे करके उखाड़ते हैं, और उखाड़ने के बाद में उसको नहीं रखना है क्योंकि वो मिट्टी से भी फैल सकता है। तो उसका इलाज क्या है, उसको जलाते हैं, है ना। जलाने पे बहुत सारी चीजें जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो पहला क्या है, रोगग्रस्त पौधे को खेतों से उखाड़ कर जला देना चाहिए। दूसरा सुनिए, बात नहीं, जो फैमिली होती है कुकुरबिटेसी फैमिली और सोलेनेसी फूलों के बीज को व गन्ने तथा आलू के अंगों को जो बीजों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए, अर्थात सभी प्रकार के बीजों को स्वस्थ एवं रोग रहित होना चाहिए।
तो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बीज को भी देख के तो उसको उस हिसाब से चुनना चाहिए। ठीक, मिट्टी में उपस्थित विषाणुओं को नष्ट करने के लिए फसलों का चक्रीकरण करना चाहिए। अब चक्रीकरण क्या होगा, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अलग अलग फसल उससे क्या होगा, फायदा होगा, फसल की उत्पादन ज्यादा नहीं उत्पादन तो बढ़ेगा, रोग में क्या बचाव होगा। देखो वायरस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक पहले भी पढ़े ना, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिस वायरस को ग्रो करने के लिए जो होस्ट चाहिए वो उसी को ही इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि बैठा है कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं है, वो जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उन्हीं को ही करेगा। अगर आपको पता चल रहा है कि आपके खेत में आपने पहले भिंडी लगाया, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मोज़ेक वाला वायरस है वो इन्फेक्ट कर चुका है, मतलब मिट्टी में भी पूरा है, तो आप दूसरा कोई ऐसा फसल लगाइए जिसको वो वायरस इन्फेक्ट ना करता, जिसको वो नहीं कर सकता। तो मान लीजिए आपने दूसरा कोई फसल लगाया, अब वो उसका होस्ट ही नहीं है उस वायरस का, तो वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर अपने साथ कोई दूसरा पौधा लगाइए, तो वो इस तरह से जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो ये जो इन्फेक्शन के चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। बजाय इसके कि अगर आप एक ही तरह की खेती कर रहे हैं, एक ही तरह की अगर खेती करते हैं तो उससे मिट्टी की भी उर्वरकता कम होती है, पता है ना। अगर आप सिर्फ चावल ही लगा रहे हैं तो भी उर्वरकता कम होगी, अगर आप सिर्फ दालें लगा रहे हैं तो भी कम होगी। तो मिट्टी की भी जो उर्वरकता है उसको भी बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि अलग अलग टाइप के जो खाद है वो लगाने चाहिए। जैसे इस बार आपने कुछ और लगाया, अगली बार कुछ और लगाइए, फिर कुछ और लगाइए, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अगर कोई प्लांट इन्फेक्ट होता है तो क्रॉप रोटेशन से उसको भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा प्रमाणित रोग निरोधक किस्मों का प्रयोग में लाना चाहिए। अभी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि आप अगर चाहेंगे तो इस तरह की नई नई किस्म की फसलें आ रही हैं जो आपको बाकायदा बोल के देंगे कि इसमें ये वाली बीमारी नहीं लगेगी। उनको लैब में डेवलप किया जाता है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब होते हैं जहाँ पर आप अपने हिसाब से आजकल प्लांट को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक लेवल पे चेंज किया जाता है। ऐसा कोई पौधा होगा जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होता है तो इनके जीन्स में चेंज करके उनके डीएनए में, आरएनए में, आरएनए तो नहीं होगा, पौधे के डीएनए ही होगा, उनके डीएनए में चेंज करके ऐसी वैरायटी बनाई जा सकती है जिन पे ज़्यादा बीमारी ना लगे। या ऐसे पौधे भी बनाए जा सकते हैं जो कम पानी में, मतलब सूखा पड़ गया तो भी सर्वाइव कर जाए, अगर पानी ज़्यादा पड़ गया तो भी सर्वाइव कर जाए। तो अगर ऐसा किसी चीज़ में हमको अगर ऐसा मिलता है तो हमको वाला यूज़ करना चाहिए। जैसे कॉटन में भी बहुत जगह ऐसा आता है ना, बीटी कॉटन आपने नाम सुना है, क्या होता है? कॉटन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis करके एक बैक्टीरिया है, उसकी हेल्प से क्या किया गया है, जहाँ पर भी कॉटन होता है, कपास किस मिट्टी में होता है, मिट्टी पड़े हो, छत्तीसगढ़ की मिट्टी कैसी मिट्टी है? धूली कलर नहीं पूछ रही मिट्टी के टाइप्स पता है? पीएससी का एग्जाम दोगे तो पूछेगा कितने टाइप की मिट्टी होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। हाँ? हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी थोड़ी अलग टाइप की, हमारी काली मिट्टी नहीं आती ज़्यादा, हमारे यहाँ पर क्या तो बोलते हैं उसको, दोमट, मतलब उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में अलग बोलेंगे, और उसका वैरायटी है ना, जैसे लेटेराइट मिट्टी होती है जो थोड़ी वो टाइप की रेत टाइप की वाली रहती है, तो अलग अलग जगह के हिसाब से भी मिलती है। सबसे ज़्यादा अच्छी काली मिट्टी होती है जिनमें ज़्यादा पैदावार होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, पैचेस में है, कहीं कहीं पर है। तो ये जो कॉटन की फसल है ना वो ज़्यादातर काली मिट्टी में अच्छे से होती है, आपको नागपुर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है, महाराष्ट्र और हमारे छत्तीसगढ़ का जो कवर्धा वाला रीजन है, वहाँ पर कहीं कहीं पर काली मिट्टी बहुत मिलती है। काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास की बहुत अच्छे से खेती होती है, लेकिन होता क्या है, कपास के पौधे पे बहुत जल्दी एक निमेटोड, मतलब कि एक बोलना चाहिए कीट ही, वो अटैक करता है, उसकी सारी पत्तियों को खा जाता है पूरा का पूरा। आपने देखा भी होगा, देखना उधर यूपी बिहार तरफ ना कुछ खास जब फसल ऐसे उगते हैं तो कहीं बाहर से पूरे वो छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए आते हैं, पूरा उनका ग्रुप का ग्रुप, और पूरी फसल को क्या कर देता है, खत्म करके जाता है, मतलब पूरी फसल खराब कर देता है। वैसे कॉटन के साथ भी होता है ना, तो इसमें बहुत नुकसान होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसमें क्या किया, एक दूसरा जीन डाला उस पौधे में
उस जीन में क्या हुआ, एक अलग टाइप का प्रोटीन बना उस पौधे के अंदर, जिससे जैसे ही वो कीड़ा एक पत्ती को खाता था तो उसके जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो पोषक नाल है, उसके अंदर छेद हो जाते हैं और वो कीड़ा वहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब एक पत्ती को इन्फेक्ट करने के बाद वो क्या होता था, आगे नहीं बढ़ता था। ये बहुत सक्सेसफुल है। अब जो कॉटन की जितनी खेती होती है वही वाला, मतलब हम उसको क्या कहेंगे, जीएमओ कहते हैं ऐसे पौधे को, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसके अंदर प्लांट भी आते हैं, इसके अंदर कुछ एनिमल भी आते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह पे भी ये काम किया जा चुका है। तो जीएमओ प्लांट है, उसके अंदर आपका बीटी कॉटन आता है। तो अब वही वाले पौधे आते हैं जिनको वो निमेटोड है, वो कुछ नहीं उनका बिगाड़ पाता है ना, वो इन्फेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही वो एक बार खाता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करने लग गया। लेकिन ये बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि हम ब्रिंजल के ऊपर भी ये काम करेंगे। ब्रिंजल समझते हैं, भट्टा, बैगन में भी बहुत कीड़े लगते हैं, है ना, आपने देखा होगा, बैगन के ऊपर भी बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। तो उसके ऊपर भी काम किया, तो इस पे ना इथिकल बैन लग गया। इथिकल बैन मतलब क्या होता है, इथिकल बैन, इथिक्स बैन मतलब रोक लगना। इथिक्स मतलब देखो, कॉटन के ऊपर जब काम हुआ तो ज्यादा कुछ इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, क्योंकि कॉटन को हमको खाना नहीं है ना। कॉटन का उपयोग क्यों होता है, कपड़े के लिए। कॉटन का उपयोग क्यों होता है, कपड़े इंडस्ट्री में करना है। तो अगर इस कॉटन में, अगर ये जो पौधा है इसके फूल लगेगा, इसमें जो कॉटन है, अगर उसमें कोई अलग टाइप का जीन है तो भी उनको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमको उसको खाना नहीं है। लेकिन सेम चीज अगर भटे में हो जाए, है ना, ब्रिंजल है, इसमें अगर इसको भी बना लिया जाए, ब्रिंजल बोलते हैं इसको, लेकिन इस पे रोक इसलिए लगा दिया गया क्योंकि उस भटे को हमको खाना है सब्जी के रूप में। अगर उसके अंदर जो जेनेटिकली चेंज किए हैं, जो जीन्स में चेंज किए, जिसके कारण अब वो बीमारी से बच जा रहा है, लेकिन हमने खाया, अगर वो जीन हमारे अंदर पहुंच के कुछ अगर परेशानी कर देता है ह्यूमन के अंदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन उसका जिम्मेदार होगा। इसलिए इस चीज़ को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अभी वो नहीं है, अभी उस पर और काम चल रहा है, और इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जिन पे अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की किस्मों के पौधे को उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एग्जाम्पल में आप बीटी कॉटन इसमें लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, आलू की फसलों में आलू की खुदाई के समय रोगी आलुओं पर स्याही से निशान लगाकर ट्यूबर इंडेक्सिंग करना चाहिए। कुछ विषाणु हानिकारक कीटों पर परजीवी होते हैं, अतः विषाणुओं का छिड़काव करके इन कीटों को नष्ट किया जा सकता है। आधुनिक युग में इसको बायोलॉजिकल नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कीटनाशी छिड़क कर भी वो कर सकते हैं। उसके अलावा आर्थिक महत्व के कम ऊंचाई वाले पौधों की फसलों के चारों ओर ऊंची ट्रैप क्रॉप लगाना चाहिए, जिससे हानिकारक कीट फसल तक पहुंचने से पूर्व ट्रैप क्रॉप द्वारा आकर्षित होकर उससे हो जाए। जैसे आपका कोई नकदी फसल है जिसको आपको बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उन पौधों की हाइट अगर कम है तो उनके ऊपर हम इस तरह से जाल बनाकर भी उनको क्या कर सकते हैं, कीटों के आक्रमण से बचा सकते हैं। लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, आप कितने दूर तक जाएगा पैसे। ठीक है, तो ये सब होता है। किसानों को भली बात ही चेतावनी देना चाहिए कि वे एक खेत में काम करने के पश्चात अपने हाथ पैर को अच्छे से धोकर ही दूसरे खेत में प्रवेश करें, क्योंकि कोई खेत में काम कर रहा है, कुछ इस तरह का वायरस है वो उनको बीमार नहीं करेगा, क्योंकि वायरस अलग होते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो किसान को परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब वो किसी दूसरे खेत में जाएगा जहाँ हेल्दी प्लांट है, वहाँ अगर वो वैसे ही पहुँच गया तो हो सकता है वो वायरस वहाँ पर जाकर फैल जाए। तो एक जगह काम करने के बाद अपने आप को पूरा साफ सुथरा करके ही दूसरे में जाए। ठीक, चलिए, और एक्सरे किरणों द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, ये बहुत एडवांस। तो ये सब क्या होगा, कंट्रोल करने के तरीके। ठीक, अब पौधों के विषाणु रोग में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, प्रैक्टिकल में कौन कौन से रोग हम लोग पढ़ चुके हैं वायरस के। देखो, एक तो मुझे याद है हमने भिंडी को पढ़ा है, और थ्योरी में भी है ना, ये थ्योरी में भी आपको वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। तो हमने प्रैक्टिकल में भिंडी पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, वो पढ़े हैं। किसी ने नहीं लिखा है, पपाया का, पपाया का लीफ कर्ल ऑफ पपाया, और वेन मोज़ेक ऑफ येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, ये दो पढ़े। ठीक,
थ्योरी में एक दो और पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपके बुक में एक दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक डिसीज। टोबैको मोज़ेक डिसीज, तो हमने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ा है ना। यस मैम। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग इस टोबैको मोज़ेक डिसीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, तंबाकू मोज़ेक रोग बोलेंगे इसको। तो ये तंबाकू का एक सामान्य विषाणु रोग है और संसार के सभी भागों में पाया जाता है, जहाँ भी इसकी खेती होती है मिलता है। यह रोग शाकीय द्विबीजपत्री पौधों के 150 से अधिक वंशों को प्रभावित करता है। तो ये जो मोज़ेक है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना स्ट्रक्चर, यस मैम। कैसा लगता है इसका, हमने वो फॉर्मूला भी देखा हुआ है, यस मैम। वायरस है ना। लंबा सा आपको मिलेगा। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एस्टर, ऐसा सा डायग्राम, और उसके ऊपर पूरा कैप्सूल बना हुआ था। तो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये अकेला 150 से अधिक वैरायटी के पौधों को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। तंबाकू, टमाटर एवं दूसरे फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। पत्ती, फूल और फलों को हानि पहुंचाकर पौधों की वृद्धि रोककर पौधे को ये प्रभावित करता है। ठीक है, और इससे पौधों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, अगर ये रोग तंबाकू में हो जाएगा तो उसकी मात्रा और गुणों में कमी आ जाती है। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, तो इस रोग के लक्षण क्या है, देखिए। तंबाकू मोज़ेक विषाणु से रोगग्रस्त पौधों में रोग के लक्षण के अनेक कारक हैं, जैसे कि पौधे का जो विगर है, उसका ओज है, वो कम हो जाता है। ठीक है। पत्तियों पर चित्तीदार गहरे एवं हल्के हरे क्षेत्रों की उपस्थिति तंबाकू पर सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला लक्षण है। मतलब सबसे ज्यादा हमको क्या दिखेगा, उसकी पत्ती में ही इस रोग के लक्षण जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरह का हो जाएगा। देखो, जैसे नॉर्मल ग्रीन होना चाहिए वो नहीं रह के ऐसे छोटे छोटे चकते में ही क्या होने लगेगा, ग्रीन होने लग जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा, आप लोग अपने उसमें मोबाइल में डाल के देखना, टोबैको मोज़ेक डिसीज के लक्षण करके डाल के देखना, आपको डायग्राम में ये अच्छे से दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा पत्ते क्या हो जाएंगे, पत्ते जो है वो पतले हरिमाहीन, मतलब कहीं कहीं पर बीच बीच में जो उसका ग्रीन कलर है वो भी गायब हो जाएगा, और हल्के हरे क्षेत्रों की अपेक्षा गहरे हरे क्षेत्र मोटे एवं कुछ उभरे हुए दिखाई देंगे। नॉर्मल पत्ती जैसे आपको बराबर एकदम, आपको भी पत्ती उठा के कैसे बराबर दिखता है ना, हर जगह पे ग्रीन और नॉर्मल। अगर ये इन्फेक्शन होगा वायरस का तो क्या होगा, कहीं कहीं पर से पूरा हरा कलर हट जाएगा, पीला दिखेगा, कहीं कहीं पर हरा कलर एकदम डार्क हो जाएगा, वहाँ पर की पत्ती थोड़ी मोटी हो जाएगी, आपको छूने पे वो कैसा नजर आएगा, उभरा हुआ सा लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये नजर आएगा। युवा पौधों की वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना भी समान लक्षण है। अगर प्लांट छोटा सा है और उसके ऊपर अगर प्लांट इसका वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो हाइट है, वो वहीं पर रुक जाती है। ठीक है। इसके साथ ही शीर्षस्थ तरुण पत्तियां जो होती हैं वो कर्ल हो जाएगी, ऊपर की जो छोटी छोटी पत्ती है वो ऐसे मुड़ने लग जाएगी, पत्तियां जो ऐसे खुली रहती है वो कैसे हो जाएगी, ऐसे मुड़ने लग जाएगी। ठीक है। ठीक, और अगर जब ये रोग ज्यादा फैल जाता है तो पूरा जो पत्ती है वो हरे की जगह क्या हो जाने लगेगा, पीला दिखने लगेगा। ठीक, तो यह रोग तंबाकू मोज़ेक विषाणु अथवा टीएमवी के संक्रमण से होता है। ठीक है, इसको अभी टोबैको वायरस नाम दिया गया है, और इसके अंदर बहुत सारे छड़नुमा विषाणु इसके अंदर आते हैं जो तंबाकू में इन्फेक्शन करते हैं। ठीक, ये कैसे फैलेगा, तो तंबाकू मोज़ेक विषाणु मृदा में संक्रमित तंबाकू की पत्ती है ना, उसके जो बीज हैं अगर वो भी इन्फेक्टेड है तो, और उसकी पत्तियां अगर इन्फेक्टेड है तो, सिगरेट या सिगार अगर इससे इन्फेक्टेड है तो, इन सब तरीके से ये फैल सकता है। खेतों में तंबाकू के जो चोटिल उतक है, मतलब जैसे आप खेत पे काम कर रहे हैं और पौधे का पत्ती को अगर तोड़ के फेंक दिया है तो उसके संपर्क में कुछ पौधे में इस रोग में इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब जो हेल्दी पौधे हैं वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। यह संक्रमण संदूषित हाथ, औजार और अन्य माध्यमों से भी फैल सकता है। अगर आप कोई औजार यूज़ किए, जैसे उसको काटने वाटने के लिए औजार यूज़ किए हैं, या अगर हाथों से भी किए हैं तो आपके हाथ से और उन औजारों से भी वो हेल्दी प्लांट में क्या हो सकता है, फैल सकता है। इस रोग का फैलाव पूरे मौसम में लगातार होती रहता है, इसीलिए इतना व्यापक है। ऐसा नहीं कि कोई खास मौसम में ये फैलेगा, हर टाइम ये जो वायरस है ये फैल सकता है। ठीक, तो ये किस पे अटैक करता है, पौधों की पेरेन्काइमा कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। कोई भी इन्फेक्शन हो वो ज़्यादातर किन में होता है, पेरेन्काइमा कोशिका पर, क्योंकि पेरेन्काइमा कोशिका जो होती है क्या बोलेंगे इसको, मृदुतक।
जो कोशिका होती है वही सबसे ज़्यादा एक्टिव कोशिका होती है पौधे के लिए, है ना। बहुत जल्दी जल्दी वो ग्रो करते रहती है, उसका सेल वॉल बहुत पतला सा होता है, तो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले पैरेंकाइमा कोशिका के ऊपर ही होता है। ठीक, चलिए अब इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का। जो हमने पीछे पढ़ा भी कंट्रोल, वही सब इसमें भी आएगा। ठीक है, तो खेत में तंबाकू की खेती करने से पूर्व तंबाकू एवं खरपतवारों के रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। ऐसे खेतों में कम से कम 2 वर्ष तक पुनः तंबाकू की फसल नहीं उगानी चाहिए जिसमें रोग लगा हो। जैसे आपने इस बार उगाया, आपको पता चल गया कि इसमें क्या हुआ है, इससे इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद कम से कम 2 साल उसमें फिर से आप तंबाकू को मत बोइए, नहीं तो वो क्या होगा कि मिट्टी में भी ये रहता है, तो फिर से आपने बो दोगे तो फिर से वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कम से कम 2 साल वहाँ पर आप फिर से खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तंबाकू के पौधे लगाते समय तंबाकू चबाने और धूम्रपान से भी बचना चाहिए। खेत में कार्य करने वाले किसानों को अपने हाथ साबुन या 30% ड्राई सोडियम से धोने चाहिए तथा प्रयोग में आने वाले औजार और उपकरण को भी स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए, तभी इस विषाणु से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। ठीक, चलिए दूसरा रोग है जिसको कहते हैं कुकुम्बर मोज़ेक रोग। ये एक और थ्योरी में दिया हुआ है, कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब किसका, खीरे का। खीरे में भी ये रोग होता है ना। कुकुम्बर ही है, कुकुरबिटेसी फैमिली होता है जिसमें कुकुम्बर होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये रोग होता है। तो ये खीरा का एक सामान्य विषाणु रोग है और ये भी संसार के सभी भागों में पाया जाता है। खीरा मोज़ेक उत्पन्न करने वाला विषाणु वनस्पतियों के अनेक किस्म और अनेक पौधे को भी संक्रमित करता है। तो इसके क्या लक्षण है, देखिए खीरा मोज़ेक विषाणु पौधे की पत्ती, फूल और फलों में चितकबरापन लाता है, मॉडलिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो पत्ती में भी दिखेगा, फूल में दिखेगा और खीरे के ऊपर भी दिखेगा। आपको खीरा दिखेगा, देखो कई खीरा है जो कुछ दिन रखने के बाद येलो कलर हो जाता है। खीरा आप देखना लाते हैं तो बहुत सुंदर हरा हरा ताजा दिखते रहता है, कुछ दिन आप उसको घर में रख दो बिना यूज किए तो क्या होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। वो अलग चीज है, वो किस वजह से है, आपने उसको तोड़ के रख दिया इसलिए वो पीला पड़ रहा है। इसके अलावा अगर खीरे के ऊपर बीमारी लगी रहेगी तो भी आपको वो पीला कलर और उसके ऊपर ना उभरा उभरा खीरे के ऊपर भी नजर आएगा। देखना हम लोग उसको खाते भी हैं, जो नहीं खाना चाहिए। देखियो नहीं खीरा है ना, तो अगर उसके ऊपर आपको उभरा हुआ पीला पीला नजर आ रहा है मतलब वो वायरस इन्फेक्टेड खीरा है। ऐसे खीरे की साइज भी नहीं बढ़ेगी, छोटा छोटा पतला पतला रहता है। ठीक है, तो ये पत्ती, फूल और फल में भी दिखाई देगा। तो कैसे दिखता है, चितकबरा दिखेगा, कुरूपता दिखेगी, मतलब वो खीरा जैसे खीरे का शेप ऐसा सुंदर सा जो होना चाहिए वैसा भी नहीं दिखेगा, अलग उसको कुरूप हो जाएगा, गंदा दिखेगा। और हरिहीनता मतलब कि उसकी पत्ती से क्लोरोफिल पूरा हट जाएगा, पीले पीले कलर का वो नजर आएगा। रोगग्रस्त पौधा आकार में बहुत छोटा रह जाता है, उसके बाद मर जाता है। फसल की उपज बहुत कम हो जाती है और उसकी गुणों में भी गिरावट आ जाएगी। गुणों में गिरावट आ जाएगी मतलब खीरे के अंदर अगर आप खीरा खा रहे हो तो उसमें जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, उसका स्वाद भी बदल जाएगा और जो भी उसके अंदर पौष्टिक चीजें हैं वो भी नहीं मिलेगी अगर वो पौधा इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, खेत में प्रारंभिक कुछ हफ्तों में शायद ही कभी खीरा पर संक्रमण होता हो और यदि इस अवस्था में खीरा मोज़ेक से संक्रमण हो जाए तो उसके बीज पत्र पीले पड़ जाते हैं और मुरझा जाते हैं। खीरे में सामान्य रूप से पाया जाने वाला संक्रमण तेजी से वृद्धि करते हुए लगभग 6 हफ्ते पुराने पौधों पर दिखाई देता है। तो तुरंत नहीं दिखेगा, 6 हफ्ते जब हो जाते हैं तब दिखाई देता है। संक्रमण के कुछ दिनों बाद नई पत्तियां छोटी, कुरूप और चितकबरी होने लगती है तथा इसके किनारे नीचे की ओर पुंडरीकृत होने लगते हैं। मतलब पौधा पत्ती जो ऐसे सीधा नहीं होके ऐसे करके क्या हुआ, किनारे किनारे से मुड़ने लगता है। सभी प्रकार की वृद्धि असामान्य रूप से कम हो जाती है, पौधे बौने हो जाते हैं और बहुत कम संख्या में फूल एवं फल उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, फलों पर उठे हुए पीले, हरे या सफेद क्षेत्र, देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, खीरे के ऊपर आपको ऐसे उभार मिलेगा जो कैसा रहेगा, पीला, हरा या सफेद रहेगा, जो गहरे हरे क्षेत्रों पे परस्पर मिश्रित होते हैं, विकसित हो जाते हैं और संक्रमित फलों का स्वाद कड़वा हो जाता है। तो कभी भी खीरा अगर कड़वा मिल रहा है तो कभी उसको नहीं खाना चाहिए, इसलिए काट के थोड़ा थोड़ा चाट के देखते हैं कड़वा देखते हैं ना, और अगर कड़वा लग रहा है तो तुरंत उसको फेंक दो। हालांकि वो वायरस हमको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में वो कंज्यूम किया तो कुछ ना कुछ वो आपको क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। ठीक, तो कड़वा होने का रीजन भी ये। ठीक है, यह रोग
कुकुमा वायरस वंश के सदस्य खीरा मोज़ेक वायरस द्वारा होता है, CMV कहेंगे इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो ये विषाणु बहुभुजी और 28 से 30 नैनोमीटर व्यास का होता है और 180 प्रोटीन इकाइयों का बना होता है। सिंगल स्ट्रैंड RNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इसका सब डिटेल दिया है, इसके अंदर 18% RNA और 81% प्रोटीन होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में कितना प्रोटीन होता है? याद करो, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। टोबैको मोज़ेक वायरस में कितना प्रोटीन कितना RNA होता है? फॉर्मूला पढ़े ना। टोबैको मोज़ेक वायरस में आप याद करिए, टोबैको मोज़ेक वायरस में आपका 95% प्रोटीन होता है और 5% क्या होता है उसका? RNA, है ना। जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, इसमें 18% RNA है और 81% लगभग क्या है इसका? प्रोटीन, ठीक। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है। ये भी 3 टाइप के शेप का होता है, ठीक। इसका विषाणु, कुकुम्बर वाला जो विषाणु है, यह अनेक बहुवर्षीय खरपतवार, फूलों एवं फसली पौधों पर डिगिर बना सकता है और कीटवाहक और कृषकों के द्वारा कपड़ों पर, हाथों पर लगा या रस उसका अगर किसी यांत्रिक चीज पे लगा है तो भी ये क्या हो सकता है? हेल्थी प्लांट तक पहुंच सकता है। तो जैसे ये फैलता है टोबैको मोज़ेक वायरस, वैसे ही ये कुकुम्बर मोज़ेक वायरस भी फैलता है, ठीक है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? क्या है इसका लक्षण? कैसे बचेंगे? तो प्रतिरोधी किस्में का प्रयोग करके सबसे पहले तो जो नई किस्में अभी बन रही है प्रतिरोधी वाली वो यूज करें, और जो परपोषी पौधे हैं उनको नष्ट करके, कीटवाहों को नष्ट करके इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे परपोषी जिनमें खीरा मोज़ेक विषाणु का संचरण बीज द्वारा होता है, उस अवस्था में विषाणु मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तीसरा जो आपको इसमें पढ़ना है वो है भिंडी। भिंडी का पीच शीरा मोज़ेक रोग, वेन येलो वेन मोज़ेक डिसीज ऑफ भिंडी। तो इसको हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा हुआ है ना। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी भी लिख सकते हो, लेडी फिंगर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा डिसीज है, ठीक। तो हमारे देश में भिंडी की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस रोग की खोज एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कुलकर्णी, उन्होंने 1924 में की थी, ठीक। रोग के लक्षण क्या देखिए? भिंडी में सिरा भाषण इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है, जो बाद में सीधा हरी मीठा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब आप इसको देखेंगे तो जो भिंडी की पत्ती रहेगी उसका जो बीच का सिरा है ना, जो वेन्स है, यही सबसे पहले क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। इसलिए इसको वेन मोज़ेक कहते हैं। वेन मतलब सिरा, और सबसे पहले ये सिरा में दिखता है, ठीक। तो सिरा उद्भाषण इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद सिरा हरिमिंदा मतलब वेन का भी क्लोरोसिस हो जाता है, पूरा ये पीला हो जाता है। सिराओं का पीत जाल हरिमिंदा के कारण अत्यंत सुस्पष्ट हो जाता है। मतलब आप पत्ती के ऊपर ये जो सिरा भी आप देखेंगे ना, इस तरह से जो रहता है पत्ती के ऊपर, ये आपको एकदम क्लियर, ये ऐसे पीला दिखेगा, ये पूरा ऐसे पीला कलर का नजर आने लगेगा। भिंडी की पत्ती को देखना, मैंने शायद एक PDF भेजा है प्रैक्टिकल वाला, उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो सिराओं पे ये पहले दिखता है, उसके बाद सब तरफ ये फैल जाता है, ठीक है। अंतराशरीय क्षेत्रों में ही फैल जाता है और आगे चल के संपूर्ण पत्ती क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी। संक्रमित पौधे के फल छोटे, कुरूप और पीले हरे रंग के हो जाते हैं तथा पैदावार केवल 10 से 12% हो जाएगी। अगर आप भिंडी को देखोगे, ताजी भिंडी बिल्कुल सुंदर ग्रीन कलर की नजर आती है ना। अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें फल लगता है तो वो जो भिंडी होगी वो कैसे हो जाएगी? छोटी छोटी हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी। कुरूप का मतलब यहाँ पर है कि जो उसका शेप होना चाहिए प्रॉपर, उस शेप में नहीं आती, उसका शेप जो है जैसे ऐसे मुड़ जाना। भिंडी के अंदर कीड़ा भी लगता है ना, उसके कारण भी भिंडी ऐसे मुड़ जाती है। तो ये कीड़ा लगना भी एक बीमारी है, और वायरस का अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका शेप भी बदल जाएगा, पैदावार भी कम हो जाएगी, ठीक। तो यह जो रोग है, यह रोग पीत शीरा मोज़ेक वायरस मतलब येलो वेन मोज़ेक वायरस अथवा हिबिस्कस वायरस 1 के द्वारा होता है, ठीक है। और ग्राफ्टिंग द्वारा भी संचारित हो सकता है, और
इसका संचरण सफेद मक्खी के द्वारा होता है। यह विषाणु सफेद मादा मक्खी में जीवन भर पाया जा सकता है यदि इसे रोगग्रस्त पौधे से 4-8 घंटे तक भोजन प्राप्त होता रहे, तो ये इस मक्खी के द्वारा भी फैलता है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे बताओ? कीटवादों पर कीटनाशकों का छिड़काव करके रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। पूरी तरह से इसको नहीं हटाया जा सकता। बीज उगने के बाद 3 हफ्ते तक कीटनाशकों जैसे कि इकाटॉक्स और रोगोर आदि का 4 से 6 बार छिड़काव करना काफी प्रभावशाली पाया गया है। भिंडी की कुछ जंगली जातियों से भिंडी की प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, एक किस्म है जिसका नाम है पूसा सवानी। तो पूसा सवानी नामक भिंडी की किस्म का प्रयोग करके रेजिस्टेंस हाइब्रिड तैयार किए गए हैं। तो अगर कोई किसान जाता है कि उसको भिंडी की खेती करनी है और अगर वो बीज खरीदने जाता है, तो अगर वो इस तरह की किस्म की भिंडी लेता है बीज जो कि किस प्रतिरोधी वाले हैं, तो उसमें ये बीमारी लगने के चांसेस कम होता है। बाकी एक बार हो गया अगर ये बीमारी, तो इससे बचा जाना मुश्किल है। ठीक, जो लोग इसको बड़े बड़े एरिया पे फार्मिंग करते हैं ना, हॉर्टिकल्चर करते हैं, मतलब जो बेसिकली सब्जियों की खेती करते हैं, वो लोग शुरू से ही बहुत सारे खरपतवार वगैरह यूज़ करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का छिड़काव करते रहते हैं। इसीलिए तो आजकल ये भी हमको उतना फ़ायदा नहीं करते ना, फल फ्रूट इसीलिए ही हमको ज़्यादा फ़ायदा अभी के समय में नहीं करते, क्योंकि सभी तरफ इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं कि वो जो है अपना पौष्टिकता ख़त्म कर देते हैं। अभी आप देखना लौकी भी इतना सुंदर लंबा लंबा शेप में आएगा, लेकिन उससे हमको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। आधा तो उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो बड़े बड़े फ्रूट होते हैं ना उनको इंजेक्शन लगा के भी बढ़ाया जाता है। ऑक्सीटोसिन या कुछ ऑक्सीटोसिन तो एनिमल में यूज होता है, प्लांट के भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, बहुत सारे हार्मोन प्लांट के अंदर भी होते हैं। अगर वो हार्मोन आप उनके ऊपर छिड़क दोगे तो लौकी जो 15 दिन में बढ़ना चाहिए था वो 5 दिन में बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए उनका स्वाद भी नहीं रहता और उसके अंदर जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलता। इसलिए अपने घर में खेती करो, और उसमें कीड़े भी बहुत होते हैं ना। सेमी का देखना, जैसे थोड़ा बढ़ेगा इतना सारा मैनी लग जाता है उसमें।